नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? विद्यार्थियों, राजस्थान पॉलिटी पे परिचर्चा कर रहे थे और राजस्थान पॉलिटी का पहला टॉपिक था अपना गवर्नर यानी राज्यपाल। और राज्यपाल पर कुछ बेसिक क्लासेज अपनी हो चुकी थी। राज्यपाल की पहली बेसिक क्लासेज जिसमें अपने राज्यपाल के अनुच्छेद 153 के बारे में चर्चा की थी, जिसमें राज्यपाल के पद का उल्लेख है। उसके बाद 154 में राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में परिचर्चा थी। और आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 157। किशन जी, वेरी गुड आफ्टरनून। नैना जी बोल रहे हैं सर अब आर्टिकल्स याद होने लगे। धीरे धीरे आप ऐसे पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे, रटने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 157, जिसमें राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है। ठीक है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास का आर्टिकल है आर्टिकल 157, जिसमें राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख है कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। राज्यपाल पद हेतु योग्यताएं कि राज्यपाल के पद हेतु कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। एक और नाम मिलता है इसका, अहर्ताएं, कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी अहर्ताएं होनी चाहिए। देखो, योग्यता बोल दो, एबिलिटी बोल दो, योग्यता या अहर्ताएं बोल दो, एक ही बात है। ये नाम भी आ सकता है, अहर्ताएं होनी चाहिए या योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो राज्यपाल पद के लिए दो ही योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल पद के लिए दो योग्यताएं हैं। कितने बताओ? दो योग्यता है। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। पहली योग्यता तो यह है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अब वो नागरिक, भारतीय नागरिकता, किशन जी पीडीएफ नहीं मिल रही है। आज आपको पीडीएफ शाम तक टेक्निकल टीम अवेलेबल करा देगी। ठीक है, शाम को जो यूट्यूब पे क्लास होती है 8:15 बजे, यदि आप पीडीएफ नहीं मिले तो 8:15 बजे मुझे कह देना कि राहुल सर आपको बोला था लेकिन पीडीएफ नहीं मिली। मिली जाएगी, प्लीज। लाइव क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है। अनीता जी आप निश्चिंत रहें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, टेक्निकल टीम की जिम्मेदारी है, आप निश्चिंत रहें। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, राज्यपाल पद के लिए योग्यताएं सिर्फ दो ही हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जिसको आप राज्यपाल बना रहे हैं वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। अब भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। आपने नागरिकता पढ़ी होगी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होती है। जन्म से एक तो भारत की नागरिकता मिलती है, जन्म से। दूसरा, वंश से भारत की नागरिकता मिलती है, वंश के आधार पर मिलती है। ठीक है। तीसरा, पंजीकरण से मिलती है। चौथा, देशीयकरण से मिलती है। और पांचवा, अधिकरण से मिलती है। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार से प्राप्त की हो उसने, लेकिन जब राज्यपाल बनाए उस समय वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या वो मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए? नहीं। मूल रूप का मतलब है जिसका जन्म भारत में हुआ है, क्या उसी को भारत का राज्य का राज्यपाल बना सकते हैं? जिसका जन्म भारत में हुआ है वही व्यक्ति राज्यपाल बन सकता नहीं। उसका जन्म भले ही अमेरिका में हुआ है, जन्म अमेरिका में हुआ है, लेकिन कुछ साल बाद वो भारत आ गया, उसने भारत की नागरिकता ले ली। ठीक है, भारत की नागरिकता ले ली तो वह राज्यपाल बन सकता है। भले ही जन्म कहीं भी हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जिस समय उसको राज्यपाल बना रहे हैं उस समय वो भारत का नागरिक होना चाहिए। बस इतना सा चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा, राज्यपाल पद के लिए योग्यता है, मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं। मूल रूप का मतलब है जिसका जन्म भारत में हुआ है वही राज्यपाल बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, वो भारत का नागरिक होना चाहिए भले उसका जन्म कहीं भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैंने पर्सनली इनको बोल दिया, आप निश्चिंत रहे। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से या जन्म से होना आवश्यक नहीं है। मूल रूप से का मतलब है जन्म से, आवश्यक नहीं है कि मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, कि मूल रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए यानी जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, बस इतना जरूरी है कि जब राज्यपाल बनाया जाए तब वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, जब उसे राज्यपाल बनाए तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। ये पहली योग्यता है। ठीक है, राज्यपाल पद के लिए। दूसरी योग्यता क्या है राज्यपाल पद के लिए? तो राज्यपाल के पद के लिए जल्दी से बताओ, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए?
25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? जल्दी से बताओ। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए? जल्दी से बताओ। देखे सबसे पहला आंसर कौन बताता है? नैना जी 35, नवीन 35, नवीन डांगा, अमृत कौर 35, मंजू 35। फिर से ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैं अधिकतम आयु पूछ रहा हूं, फिर से सुनो। यदि अधिकतम आयु आप 35 वर्ष बता रहे हो तो न्यूनतम कितनी होगी? 5 वर्ष। आप सोच के देखो एक बार। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम नहीं। अधिकतम की तो कोई लिमिट ही नहीं है। अधिकतम की तो कोई लिमिट नहीं। 80 साल का भी हो सकता है, 90 साल का भी हो सकता है। यही तो मैंने पूछा था आपसे। और यही छोटी छोटी गलतियां जो एग्जाम हॉल में वहां कराते हैं आपसे कि अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, आप सही कर देते हो 35 वर्ष देख के। अरे जनाब, अधिकतम आयु 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए। अधिकतम तो कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए। तो अधिकतम 35 नहीं है, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम की तो कोई लिमिट भी नहीं है। तो ऐसे ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो वहां पे करवाई जा सकती है आपसे। तो ध्यान रखना, अधिकतम आयु की कोई लिमिट नहीं है। राज्यपाल अधिकतम कितने भी साल का बन सकता है, लेकिन न्यूनतम आयु की लिमिट है कि कम से कम वो 35 साल का होना चाहिए। इन 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्लियर? तो जिन्होंने 35 वर्ष बताया था जोश में, वो सोच लीजिएगा। तो दूसरी योग्यता क्या है? न्यूनतम आयु। अधिकतम नहीं है, न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। क्लियर? राष्ट्रपति पद के लिए भी 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति पद के लिए भी 35 है, और राज्यपाल पद के लिए भी 35 है। लेकिन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, उनके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह भी आपको ध्यान रखना। सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, इनके लिए 21 वर्ष है। कितने? 21 वर्ष है। जिला प्रमुख, इनके लिए 21 वर्ष है। तो यह भी आपको ध्यान रखना। चलिए, तो राज्यपाल पद के लिए कितनी योग्यता है? तो राज्यपाल पद के लिए 2 ही योग्यताएं होती है। कौन कौन सी? एक तो भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। ये 2 योग्यता होनी चाहिए। राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यताओं का उल्लेख नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का उल्लेख नहीं है कि राज्यपाल एमए पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ग्रेजुएट किया हो, पीएचडी किया हो। ऐसी कोई शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो राज्यपाल के लिए शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के लिए अधिकतम आयु का भी कोई प्रावधान नहीं है, वो कितने भी साल का हो सकता है अधिकतम, हाँ न्यूनतम का है। तो ये ध्यान रखो। राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल पद के लिए शैक्षणिक योग्यता व अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है। न तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का कहीं जिक्र किया हुआ है और नहीं कोई अधिकतम आयु का प्रावधान है। तो राज्यपाल पद के लिए कितनी योग्यता होनी चाहिए? तो राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। योग्यताएं 2 है, बाकी सेवा शर्तें हैं। और आपको बहुत अच्छे से खूबसूरती से क्वेश्चन पूछा गया है आरएस में, आरएस या सब इंस्पेक्टर दोनों में से किसी एग्जाम में पूछा गया 2021 में। राज्यपाल पद के लिए कौन सी सेवा शर्तें हैं? कौन सी सेवा शर्तें हैं? ध्यान रखना, योग्यता 2 है, बाकी आपने पढ़ा होगा कि वो संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली, और वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वो सेवा शर्तें हैं, वो योग्यता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योग्यताएं 2 है, बाकी वो लाभ के पद पर ना हो, ठीक है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ये 2 सेवा शर्तें हैं, ये योग्यताएं नहीं है। ये चारों देखे अभी पूछा था आरएस में, कौन सी योग्यता है या कौन सी सेवा शर्तें? तो योग्यता 2 है, कौन सी? भारत का नागरिक और न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। और 2 सेवा शर्तें, 2 क्या है? सेवा शर्तें क्या है? कि वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए सेवा के दौरान, और दूसरा, ठीक है, वो सेवा के दौरान संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वो सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए। ये सेवा शर्तें हैं, ये योग्यता नहीं है। आज के बाद इनको अलग अलग पढ़ना है। ये 2 योग्यता हैं और वो 2 सेवा शर्तें हैं। और सेवा शर्तें किस अनुच्छेद में? तो नेक्स्ट आर्टिकल में सेवा शर्तें, अनुच्छेद 158 में सेवा शर्तें हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, अनुच्छेद 158, राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें। राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें, वो पढ़ लेते हैं। राज्यपाल पद की सेवा शर्तें। राज्यपाल पद की सेवा शर्तें कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी
सर्विस के दौरान कौन कौन सी शर्तें हैं, जब वो सर्विस करेगा तो उस दौरान उसके लिए कौन कौन सी शर्तें हैं। तो राज्यपाल पद के लिए 2 सेवा शर्तें, सेवा शर्तें। तो सेवा शर्तें कितनी है? 2। पहली सेवा शर्त सुन लीजिएगा, वह लाभ के पद पर ना हो, वह लाभ के पद पर ना हो, वे लाभ के पद पर ना हो, यानी राज्यपाल किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं वो राज्यपाल भी है और वो आपको पता है, ठीक है, कोई कॉलेज आपको पता है कोई कॉलेज लेक्चर है, या वो राज्यपाल भी है, या वो स्कूल लेक्चर है, राज्यपाल भी है, वो आरएस है, राज्यपाल है, आईएएस है, तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? दूसरी सेवा शर्तों की यदि बात करें, 2 सेवा शर्तें, दूसरी सेवा शर्तें की यदि बात करें, वे संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, वह संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो, सदस्य न हो। संसद का जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं सांसद, यानी एमपी नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए। और विधानमंडल का सदस्य होता है उसको बोलते हैं विधायक, एमएलए। तो वो एमएलए और एमपी नहीं होना चाहिए। यदि राज्यपाल, यदि वो एमएलए भी है और राज्यपाल भी है, तो वो राज्यपाल बनेगा तो एमएलए का पद छोड़ना पड़ेगा, वो दोनों पदों पर एक साथ नहीं रह सकता। यदि वो एमपी है और राज्यपाल बन जाएगा तो उसको आपको होता है एमपी का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पदों पर वो एक साथ नहीं रह सकता। ठीक है, तो वो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 2 सेवा शर्तें हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब आरएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राज्यपाल पद के लिए कौन सी सेवा शर्तें हैं, कौन सी सेवा शर्तें हैं। पहला ऑप्शन ये था भारत का नागरिक हो, दूसरा ऑप्शन था न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, तीसरा ऑप्शन था, ठीक है, वे लाभ के पद पर ना हो, और चौथा था वे संसद विधानमंडल का सदस्य ना हो। तो 2 ऑप्शन आया था फर्स्ट सेकंड, ठीक है, थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, या सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जानना सेवा शर्तें पूछिए तो ये 2 सेवा शर्तें हैं, लाभ के पद पर ना हो और संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ये तो सेवा शर्तें हैं। और ये 2 क्या है? ये 2 योग्यता है। और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया 2021 में, तो आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए योग्यताएं 4 नहीं है। आपकी गाइड में कहीं लिखा होगा कि योग्यता 4 होने, 4 नहीं, योग्यता कितनी है? तो योग्यताएं कितनी है? योग्यताएं 2 ही है। और सेवा शर्तें कितनी है? सेवा शर्तें भी 2 है। और आपको बता दूं इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो मेरी बुक थी राजस्थान की राज्य व्यवस्था, ये जो मेरी बुक थी, जो नया एडिशन है राजस्थान की राज्य व्यवस्था का और पुराना, मैंने जब राजस्थान की राज्य व्यवस्था बुक निकाली तो उसमें आप देखना, यदि आपके पास ये बुक है तो इसमें नोट लगा के स्पष्टली लिखा हुआ था, आरएस एग्जाम से पहले, ठीक है, नोट लगा के स्पष्टली लिखा हुआ था कि राज्यपाल पद के लिए 2 ही योग्यताएं और 2 सेवा शर्तें। इस बुक में था, जो अलग अलग था। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। और अभी 2021 में जितने भी आपको एग्जाम हुए उनमें 90 से 95% क्वेश्चन इसी बुक से पूछे जा रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी के। ठीक है, तो आप इसको, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में इसको प्रूफ रीड भी करवाया है कि वास्तव में अंडरलाइन करके बताया कि हाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए, तो ये होगी राज्यपाल की सेवा शर्तें। इसके अलावा यदि बात करें कि राज्यपाल पद के लिए, राज्यपाल पद की यदि बात करें तो राज्यपाल पद के लिए, ठीक है, क्या वेतन है? सेवा शर्तों में यह भी बताएगा कि वो जब सर्विस कर रहा है तो उस दौरान उसको वेतन कितना मिलेगा। ठीक है, तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? जल्दी से बताओ, राज्यपाल को कितना वेतन मिलेगा इसका निर्धारण कौन करता है? संसद करती है, ये राज्य का विधानमंडल करता है। राज्यपाल के वेतन भत्तों का डिसाइड कौन करता है कि राज्यपाल को कितना वेतन मिलना चाहिए? इसको डिसाइड कौन करता है? राज्य का विधानमंडल करता है या संसद करती है? अमृत कौर, ठीक है, अमृत कौर बता रहे हैं, ठीक है, संसद, अमृत कौर बता रहे हैं संसद, मंजू संसद। चलिए, अब देखिए, राज्य में होता है विधानमंडल और केंद्र में होती है संसद। गोपाल जी बिल्कुल संसद बता रहे हैं, संसद बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। संसद भारत में एक ही है, लेकिन हर राज्य में विधानमंडल अलग अलग होता है, विधानसभा अलग अलग होती है। यदि राज्य का विधानमंडल करता, ठीक है, तो हर राज्य के अलग अलग विधानमंडल करता। राजस्थान के विधानमंडल कुछ और करता, ठीक है, बिहार का विधानमंडल कुछ और डिसाइड करता। राजस्थान का विधानमंडल कहता कि हम राज्यपाल को 2 लाख देंगे, ठीक है, हो सकता है यूपी वाला कहता हम 1.5 लाख देंगे, हरियाणा वाले कहते हम 4 लाख देंगे राज्यपाल को। राज्य डिसाइड करता, तो राज्य तो अपने अपने हिसाब से डिसाइड करता, ठीक है, क्योंकि सब राज्यों की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। लेकिन ये डिसाइड कौन करता है? संसद करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या संसद करती है। ठीक है, इसलिए सभी राज्यों के राज्यपाल को एक समान वेतन मिलता है, क्योंकि ये डिसाइड कौन करती है? संसद करती है, और संसद एक ही होती है, तो इसका डिसीजन कौन करती है? संसद। तो सबसे इंपॉर्टेंट राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण। आज के ऐसा मत सोच देना कि राज्यपाल राज्य में होता है तो विधानमंडल करेगी, नहीं, ऐसा गलती से मत कर देना। हाँ,
राज्यपाल होता तो राज्य में, लेकिन इसको वेतन कितना मिलेगा, क्योंकि इसको नियुक्त कौन करता है, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार नियुक्त करती है। तो इसका वेतन भत्ता कितना होगा, यह भी डिसाइड केंद्र सरकार करेगी। और केंद्र सरकार में कौन करेगी, कानून बनाने वाली संस्था करेगी, और वो कौन है, संसद है। कौन है, संसद है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण, तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। तो वेतन भत्तों का निर्धारण कहां करती है, संसद। तो राज्यपाल को कितना वेतन मिलता है, तो राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो 3.5 लाख रुपए मिलता है राज्यपाल। राष्ट्रपति को कितना मिलता है, राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता है, उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है, ठीक है, जो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। और आपसे कोई पूछ ले, राज्यपाल को 3.5 लाख मिलता है। राज्यपाल को कितना मिलता है, तो राज्यपाल का वेतन कितना होता है, 3,50,000, 3,50,000, 3.5 लाख। तो राज्यपाल का जो वेतन होता है 3,50,000 होता है, और टैक्स फ्री होता है, कर मुक्त है, टैक्स फ्री होता है, यानी इस पर टैक्स नहीं लगता, टैक्स मुक्त यानी कर फ्री होता है, कर मुक्त होता है, कर मुक्त होता है, टैक्स फ्री होता है। तो राज्यपाल को वेतन 3.5 लाख रुपए मिलता है प्रति माह, 3.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है, और ये टैक्स फ्री होता है। कैसा होता है, टैक्स फ्री होता है। अब राज्यपाल को वेतन कौन देता है, ठीक है, राज्यपाल को जो वेतन है वो कहां से दिया जाता है, भारत की संचय निधि से या राज्य की संचय निधि से, जल्दी से बताओ। राज्यपाल को जो वेतन मिलता है वो कहां से दिया जाता है, राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है, ठीक है, वेतन कहां से दिया जाता है, वेतन कहां से दिया जाता है, जल्दी से बताओ। देखिए, तो राज्यपाल को वेतन कहां से दिया जाता है, तो वेतन कौन देगा, जिस राज्य में राज्यपाल होगा तो उस राज्य की सरकार देगी। तो वेतन कौन देगा, जैसे राजस्थान का राज्यपाल कोई नियुक्त हुआ है, तो बताओ, राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त हुआ है, तो बताओ राजस्थान सरकार उसको वेतन देगी, ठीक है। तो वेतन दिया जाता है राज्य की संचय निधि से, राज्य वेतन राज्य की संचय निधि से दिया जाता है, भारत की संचय निधि से नहीं। अमृत कौर जी, ठीक है, सर्वेश बिल्कुल सही बताना। बताओ राज्यपाल कहां होता है, राज्य में। मान लीजिए केंद्र सरकार ने राजस्थान का राज्यपाल बना के किसी को भेजा, तो वो राज्यपाल काम कहां कर रहा है, राज्य में कर रहा है, ठीक है। तो बताओ वेतन कौन देगी, राज्य सरकार देगी। लेकिन रिटायर होने के बाद पेंशन कौन देगी, राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, उसके बाद उसको पेंशन कौन देगी, तो उसको पेंशन कौन देगी, भारत सरकार देगी। क्योंकि पेंशन होने के, रिटायर होने के बाद राजस्थान सरकार में तो कोई नया आ जाएगा, तो राजस्थान सरकार बोलेगी हम क्यों देंगे, ठीक है, पेंशन हम क्यों देंगे, क्योंकि हमारे तो वो काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि रिटायर होने के बाद। अब मुझे बताओ राज्यपाल की नियुक्ति किसने की थी, राज्यपाल की नियुक्ति किसने की थी, केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने की थी, केंद्र सरकार ने की थी। तो पेंशन कौन देगी, केंद्र सरकार देगी। कौन देगी, केंद्र सरकार। हाँ, वेतन कौन देगा, तो राज्य सरकार देगी, जब तक उस राज्य में काम करेगा। क्लियर। तो ध्यान रखना, राज्यपाल को वेतन, राज्यपाल को वेतन, वेतन तो कहां से दिया जाता है, राज्य की संचय निधि से। क्यों, वेतन कौन देगी, राज्य सरकार देगी, जब तक वो उस पर काम करेगा, राज्य की संचय निधि से, राज्य की संचय निधि से। तो राज्यपाल का जो वेतन है किस पे भारित पड़ता है, राज्यपाल के वेतन का भार, भारित हो ना, भार किस पे पड़ता है, तो राज्यपाल के वेतन का भार राज्य की संचय निधि पे पड़ता है। तो राज्यपाल को वेतन राज्य की संचय निधि से तथा पेंशन कार्यकाल समाप्त होने के बाद पेंशन भारत की संचय निधि से दी जाती है, पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। जब तक वो काम करेगा तब तक उसको वेतन कौन देगा, तो वेतन तो राज्य के संचय निधि से। और रिटायर होने के बाद पेंशन कहां से दी जाती है, भारत की संचय निधि से दी जाती है। तो ये भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो वेतन होता कितना है, 3.5 लाख रुपए प्रति माह होता है। और जब वो रिटायरमेंट होता है तो उसके वेतन की आप 50% उसको पेंशन मिलती है, और पेंशन आपको होता है भारत की संचय निधि से दी जाती है, और वेतन राज्य के संचय निधि से दिया जाता है। लेकिन एक और यहां से क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन कितना मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति है वो राजस्थान का राज्यपाल भी है और एमपी का राज्यपाल भी है, 2 राज्यों का राज्यपाल। और याद करो 7वां संविधान संशोधन 1956, उसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना सकते हैं। तो मान लीजिए एक व्यक्ति को राजस्थान और एमपी दोनों का राज्यपाल बना दिया, तो उसको वेतन कितना मिलेगा। राजस्थान सरकार 3.5 लाख, एमपी सरकार 3.5, क्या 7 लाख देगी, या केवल उसको 3.5 लाख ही मिलेगी, कितना मिलेगा जल्दी से बताओ। यदि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको वेतन क्या दोनों राज्य अलग अलग देंगे, 3.5 लाख 3.5 लाख, या केवल 3.5 लाख ही मिलेगा। पहले तो ये बताओ मिलेगा कितना उसको। बिल्कुल अमृत कौर जी बोल रहे हैं
कि बिल्कुल 3.5 लाख ही मिलेगा, बिल्कुल 3.5 लाख ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि राजस्थान सरकार 3.5 लाख देगी, एमपी सरकार 3.5 लाख, फिर तो 7 लाख हो जाएंगे, ठीक है, नहीं, 3.5 लाख ही मिलेगा। अब 3.5 लाख में भी राजस्थान सरकार कितना देगी और एमपी सरकार कितना देगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि 60% राजस्थान गवर्नमेंट देगी, 40% 3.5 लाख का एमपी सरकार देगी, या एमपी सरकार 70 देगी, राजस्थान 30 देगी। ये डिसाइड कौन करता है? ये राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तो ध्यान रखना, 3.5 लाख ही मिलेंगे, लेकिन किस अनुपात में मिलेंगे, कौन सा राज्य कितना कितना परसेंट देगा, वो राष्ट्रपति डिसाइड करता है। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो लिख लेते हैं, जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनता है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, यदि बात करें राज्यपाल के वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में, हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है, ठीक है। तो कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यपाल के वेतन भत्ते मिलते हैं? तो अनुसूची 2 का संबंध है वेतन भत्तों से। अनुसूची 2 किससे? वेतन भत्तों से, ठीक है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? अनुसूची कौन सी है? तो अनुसूची 2 में है, ठीक है। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख, राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में, अनुसूची 2 में 12 अनुसूची है, उनमें से अनुसूची 2 में राज्यपाल के वेतन भत्तों का उल्लेख है। और एक बार राज्यपाल पद पर यदि वो बैठ गया तो उसके बाद उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं कर सकते। तो एक बार राज्यपाल यदि पद पर बैठ गया तो उसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है। यानी आपसे कोई पूछ ले कि राज्यपाल एक बार बन गया तो क्या उसके वेतन भत्तों में कटौती कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार राज्यपाल बन गया तो ऐसा नहीं, राज्यपाल बना तब तो 3.5 लाख दे रहे थे, बाद में राजस्थान सरकार ने कहा नहीं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, आप 2 लाख ही ले लो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते। अलाभकारी का मतलब जिससे उसे लाभ नहीं हो और हानि हो जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया। अलाभकारी का मतलब जिससे उसे लाभ नहीं होकर हानि हो जाए, ऐसा परिवर्तन नहीं किया। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो राज्यपाल के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने 2 आर्टिकल पढ़े। इससे पहले वाला आर्टिकल मैंने पढ़ा दी 153 में राज्यपाल का पद, 154 में राज्यपाल की शक्तियां, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। अब चलते हैं 157 में। 157 में हमने देखा था, ठीक है, 157 में हमने पढ़ा कि बताओ इसमें राज्यपाल पद हेतु क्या बताओ? योग्यता का उल्लेख है। तो राज्यपाल पद हेतु 2 योग्यताएं हैं। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, मूल रूप से होना कोई जरूरी नहीं है, और न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इसमें ध्यान रखना, राज्यपाल के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान नहीं है, केवल न्यूनतम आयु का प्रावधान है। तो योग्यता का उल्लेख इसमें 157 में। 158 में सेवा शर्तें हैं। क्या बताओ? सेवा शर्तें। राज्यपाल पद के लिए कितनी सेवा शर्तें हैं? तो राज्यपाल पद के लिए 2 सेवा शर्तें हैं। एक तो वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी वो सांसद और विधायक नहीं होना चाहिए। ये 2 सेवा शर्तें हैं, ठीक है। अब जब वो वेतन, जब पद पर रहेगा तो उसके वेतन भत्ते भी मिलेंगे। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? तो राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। राज्यपाल को वेतन मिलता कितना है? 3.5 लाख रुपए मिलता है प्रति माह, और वो भी टैक्स फ्री होता है। कैसा होता है? टैक्स फ्री होता है। राज्यपाल को जो वेतन है वो राज्य की संचय निधि में से दिया जाता है, ठीक है। और जो पेंशन है वो भारत की संचय निधि में से दी जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति
2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसके वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यदि कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में? तो अनुसूची 2 में राज्यपाल के क्या है? वेतन भत्ते। तो अनुसूची पूछे कौन सी? अनुसूची 2 में, ठीक है। और यदि एक बार वो राज्यपाल के वेतन भत्ते पद पर हो गया तो उसमें कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे कि राज्यपाल को कोई हानि हो, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते। और आपको पता है हवाई सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, ये उसको सारी आपको पता फ्री होती है। फ्री में आवास मिलता है, बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है, टेलीफोन बिल मिलता है, तो ये सारी सुविधाएं राज्यपाल को साथ फ्री होती है, ठीक है। तो ये थे राज्यपाल की सेवा शर्तें। कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया? 158। कौन सा? 158। अब चलते हैं अगले आर्टिकल पे। यहां तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोनों आर्टिकल में। अब चलते हैं 159, जिसमें राज्यपाल की क्या है बताओ? शपथ का उल्लेख है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 159। 159 इसमें राज्यपाल की ऑथ यानी शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख। अब यहां से क्वेश्चन कैसा आएगा? यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि बताओ राज्यपाल को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन है? ठीक है, ये इंपोर्टेंट। जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राज्यपाल को कौन दिलाएगा? तो राज्यपाल को हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। ठीक है, जानना राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल को हटाता भी राष्ट्रपति है, राज्यपाल त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति राज्यपाल का ट्रांसफर भी राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये सब काम तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल को शपथ उस राज्य का यानी हाईकोर्ट का, उस राज्य में क्या होता है? हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय होता है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य में क्या होता है? हाईकोर्ट होता है, और हाईकोर्ट को बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। संबंधित राज्य का मतलब जिस राज्य में, मान लीजिए आप राजस्थान के राज्यपाल है, तो राजस्थान के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राजस्थान के राज्यपाल को कौन दिलाएगा? राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। जो अभी राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अखिल कुरैशी है। राजस्थान हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? अखिल कुरैशी। राजस्थान के राज्यपाल है कौन है? कलराज मिश्र। तो ऐसा कभी आपसे हो तो आपसे कोई पूछ ले कि कौन दिलाता है, तो जिस राज्य में आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो शपथ दिलाता कौन है? संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश। संबंधित राज्य का मुख्य न्यायाधीश, या यूं भी बोल सकते हैं इसको हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट को क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय राज्य में क्या होता है? हाईकोर्ट होता है, तो हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जिस राज्य में आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश आपको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, तो ये भी आपको देना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश जब अनुपस्थित है तो कौन दिलाता है? तो मान लीजिए एक मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी होते हैं अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो जो बाकी अन्य न्यायाधीश है उनमें जो सबसे सीनियर होता है, जो सबसे वरिष्ठ होता है, वो शपथ दिलाता है। तो मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठतम, जो सबसे सीनियर जस्टिस होता है, वो इसको शपथ दिलाता है। तो दिलाता कौन है? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्य के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है, जो सबसे सीनियर जज होता है। वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है, वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि बात करें तो जो राज्यपाल है वो किसकी शपथ लेते हैं? राज्यपाल किसकी शपथ लेते हैं? तो ये एक तो किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं और जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल संविधान की रक्षा
और जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं, जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं, जनता के कल्याण की शपथ लेते हैं। तो राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 159 में। क्या राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची में भी मिलता है? यस या नो, जल्दी से बताओ देखें। और मिलता है तो कौन सी अनुसूची मिलता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि यदि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख, राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची में मिलता है, और मिलता है तो कौन सी अनुसूची में मिलता है? अमृत कौर बता रहे हैं 3। और कोई? तो देखिए, अनुसूची 3 है वो शपथ से रिलेटेड है। किस है? शपथ। लेकिन अनुसूची 3 में 3 लोगों की शपथ नहीं मिलती। राष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं मिलती है, अनुच्छेद 60 में मिलती है, 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ अनुसूची 3 में नहीं मिलती है, वो मिलती है अनुच्छेद 69 में। और राज्यपाल की शपथ का उल्लेख भी अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, वो मिलता है अनुच्छेद 159 में। तो अनुसूची 3 नो डाउट शपथ से रिलेटेड है, लेकिन अनुसूची 3 में 3 लोगों की शपथ का उल्लेख नहीं है। कौन कौन सी? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन 3 लोगों की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। तो अब बताओ, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं मिलता। तो कहां मिलता है? अनुच्छेद में मिलता है। और वो किस में मिलता है? 159 में। 159 में। तो ये भी नोट कर लें, इसलिए कई बार गलती करवाने के लिए दे देते हैं कि राज्यपाल की शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में, बिल्कुल अनुसूची 3 में नहीं मिलता, अनुच्छेद में मिलता है, और वो है 159। राज्यपाल की शपथ का प्रारूप, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता, अनुसूची 3 में नहीं मिलता, अनुसूची 3 में नहीं मिलता। तो राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं मिलता। तो हमने कौन सा अनुच्छेद पढ़ा है? 159। पढ़ लेते हैं एक बार वापस, क्या है 159 में। ठीक है, 159 में कहा हुआ है, 159 इसमें राज्यपाल किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ है? तो इसका आंसर क्या होगा? 159 में राज्यपाल की शपथ है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो बताओ, उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जिस राज्य में आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है, उस हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। और मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है, मुख्य न्यायाधीश यदि अनुपस्थित है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो कौन दिलाता है? वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल किसकी शपथ लेते हैं? तो राज्यपाल संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। क्या राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में मिलता है? तो अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, अनुसूची 3 में नहीं मिलता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। तो हमने कौन सा आर्टिकल पढ़ लिया? तो हमने 159 पढ़ लिया। कौन सा पढ़ लिया? 159 पढ़ लिया। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, वो है 160। कौन सा? 160। अनुच्छेद 160। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्य, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के, यानी कुछ इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती है उसमें भी राज्यपाल के कुछ कर्तव्य हैं। ठीक है, वो किसमें लिखे? 160 में। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है 161। इसमें कुछ खास नहीं, इमरजेंसी का जो कंडीशन होती है उसमें राज्यपाल के कर्तव्यों का जो निर्वहन है वो 160 में लिखा है। नेक्स्ट आर्टिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 161। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति का उल्लेख है, राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख, राज्यपाल की क्षमा करने की क्या बोलते हैं? समाधान, समाधान में देना, समाधान। राज्यपाल की क्षमा करने यानी समाधान
की शक्ति का उल्लेख है, क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख है। तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 161 में। ठीक है, तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में, 161 में। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्षमा करने की शक्ति किसमें, 161 में। मुझे बताओ, क्या राष्ट्रपति के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है? क्या राष्ट्रपति के पास भी क्षमा करने की शक्ति होती है, और यदि होती है तो किस अनुच्छेद में, जल्दी से बताओ। तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति, इसमें क्षमा के साथ साथ, ठीक है, क्षमा के साथ साथ परिहार, लघुकरण, निलंबन, विराम, इन शब्दों का भी उल्लेख मिलता है यहां पर। ठीक है, तो जल्दी से बताओ। गोपाल बता रहे हैं 72, गोपाल क्या बता रहे हैं, 72 बता रहे हैं। ठीक है, अमृत कौर 72। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति तो किसमें, तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति 161 में, और राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें, 72 में। किसमें, 72 में। अब हम दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, राज्यपाल के पास भी है और राष्ट्रपति के पास भी है, तो इनकी थोड़ी तुलना कर लेते हैं, किसकी ज्यादा और किसकी कम है। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो, क्षमा के साथ साथ इसमें परिहार, पर लघुकरण, निलंबन और विराम, इन शब्दों का उल्लेख भी मिलता है। परिहार क्या होता है, जिसमें प्रकृति चेंज नहीं होती है। ठीक है, प्रकृति, परिहार का यदि आपसे कोई पूछ ले, ठीक है, जिसमें आपको पता है प्रकृति चेंज नहीं होती। क्या नहीं होती, प्रकृति चेंज नहीं होती, लेकिन अवधि कम हो जाती है। लघुकरण में प्रकृति और अवधि दोनों कम हो जाती है। ठीक है, निलंबन में कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ समय तक आपको पता है निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, और विराम का मतलब रोकना। ठीक है, और क्षमा का मतलब पूर्णतः माफ करना। तो ये जो शब्द है वो भी इस आर्टिकल में 161 में है। चलिए देख लेते हैं, क्षमा करने की शक्ति की थोड़ी तुलना कर लेते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति में क्या अंतर है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी क्षमा करने की शक्ति में क्या अंतर है। चलिए पहले यदि बात करें क्या अंतर है, तो आर्टिकल 72 इसमें राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस आर्टिकल में, 72 में। और एक आर्टिकल है 161, कौन सा, 161, इसमें राज्यपाल की समाधान की शक्ति है। राज्यपाल, ये दोनों आर्टिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। राज्यपाल की समाधान की शक्ति, राज्यपाल के समाधान की शक्ति, तो ये दोनों पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किसमें, 72 में है, और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किसमें, 161 में। ये तो हो गया आर्टिकल के अनुसार अंतर, ये 72 में है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में, 161 में है समाधान की शक्ति। अब बताओ, राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड किसे बोलते हैं, फांसी की सजा को। राष्ट्रपति मृत्युदंड का है फांसी की सजा। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति है वो मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। लेकिन जो राज्यपाल है, राज्यपाल के पास फांसी की सजा को माफ करने का कोई पावर नहीं है, तो राज्यपाल नहीं कर सकता, राज्यपाल नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या नहीं, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। माफ का मतलब समाप्त, माफ नहीं कर सकता। तो राज्यपाल मृत्युदंड यानी फांसी की सजा को माफ या क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। ये डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, और यदि बात करें तो बताओ, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो बताओ, सैन्य शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। और सैन्य शक्तियां राज्यपाल के पास तो नहीं होती, लेकिन राष्ट्रपति के पास होती है। अब ये देखिए, सेना का अपना खुद का एक कोर्ट होता है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, कोर्ट मार्शल। क्या बोलते हैं, कोर्ट मार्शल, यानी सैन्य कोर्ट, सैन्य न्यायालय। तो सेना का अपना खुद का कोर्ट होता है। तो सबसे पहले यदि कोई मिलिट्री मैन है, आर्मी मैन है, यदि वो कोई गलती करता है, ठीक है, तो उसके खिलाफ कोर्ट मार्शल होता है, यानी सैन्य कोर्ट में मुकदमा चलता है। और सैन्य कोर्ट ने कोई आपको फैसला दे दिया, ठीक है, तो उसको माफ कौन कर सकता है, तो उसको माफ राष्ट्रपति कर सकता है, क्योंकि सैन्य शक्तियां किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास। तो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा
सैन्य न्यायालय को क्या बोलते हैं? मार्शल कोर्ट। मार्शल कोर्ट सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, क्षमा कर सकता है। यदि सैन्य न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति क्या कर सकता है? माफ कर सकता है। क्यों? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकता, माफ नहीं कर सकता। तो राज्यपाल के पास ये पावर नहीं है कि वो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को माफ कर सकता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है। तो ये तीसरा अंतर है। चौथा अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। चौथा अंतर भी देख लेते हैं। जो राष्ट्रपति है, तीन प्रकार की सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची पर राज्य सरकार बनाती है, और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाती है, लेकिन इनमें टकराव होने पर केंद्र का निर्णय मान्य होता है। अब देखिए, संघ सूची कानून केंद्र सरकार बनाती है, और संवर्ती सूची पर केंद्र भी बना सकती है और राज्य भी बना सकती है। तो संघ सूची और संवर्ती सूची पर यदि कोई अपराध होता है तो उसको माफ कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। क्योंकि संघ सूची पर केंद्र बनाती है और संवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बनाती है, तो केंद्र भी। तो देखिए, संघ सूची व संवर्ती सूची पर किए गए अपराध को माफ कर सकता है। यदि संघ सूची और संवर्ती सूची पर कोई अपराध किया गया है तो उसको माफ कर सकता है। तो राज्यपाल कौन सी सूची पर? देखो, राष्ट्रपति संघ सूची पर कर सकता है, तो राज्यपाल राज्य सूची पर कर सकता है, और संवर्ती सूची तो दोनों में कॉमन है कि वो दोनों माफ करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल में क्या आएगा? राज्यपाल क्या है? राज्य सूची, और संवर्ती सूची तो दोनों में आएगी, क्योंकि संवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, तो दोनों में माफ करेंगे। तो संघ सूची व संवर्ती सूची पर किए गए अपराध को माफ कर सकता है, माफ कर सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों में तुलना। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्तियों में तुलना क्या क्या, एक बार वापस देख लेते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति की तुलना की यदि बात करें तो राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 72 में। राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति 161 में। राष्ट्रपति मृत्युदंड या फांसी की सजा को माफ कर सकता है, ठीक है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, ठीक है। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या माफ नहीं कर सकता, ठीक है। संघ सूची पर किए गए अपराध को राष्ट्रपति माफ करता है, और राज्य सूची पर किए गए अपराध को राज्यपाल माफ करता है, और संवर्ती सूची पर राष्ट्रपति भी कर सकता है और राज्यपाल भी माफ कर सकता है। तो बताओ, अब मुझे बताओ, माफ करने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, समाधान की शक्ति राष्ट्रपति की ज्यादा है या राज्यपाल की? तो इस एनालिसिस से, इस तुलना से आपको, तुलनात्मक चार्ट से आपको यह पता लगा कि राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति ज्यादा होती है, किसके मुकाबले? राज्यपाल के मुकाबले। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन ज्यादा किसकी है? विस्तृत किसकी है? व्यापक किसकी है? तो वो किसकी है? राष्ट्रपति की है। तो ये भी आपको नोट लगा के लिख दो। कंक्लूजन लिख लेते हैं, निष्कर्ष लिख लेते हैं कि राष्ट्रपति व राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, क्षमा करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति
समाधान की शक्ति विस्तृत और व्यापक होती है, विस्तृत और व्यापक होती है, विस्तृत और व्यापक होती है। दोनों के पास क्षमा करने की शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के मुकाबले राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति ज्यादा होती है, विस्तृत और व्यापक होती है। तो ये अनुच्छेद आपका 161, जिसमें हमने राज्यपाल की समाधान की शक्ति पढ़ी। नेक्स्ट आर्टिकल 162 राज्यपाल की कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार। यदि राज्यपाल अच्छा काम करता है तो उसके कार्यपालिका, क्योंकि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, तो उसके कर्तव्यों को बढ़ाया जा सकता है। यदि वो अच्छा कार्य करता है तो राज्य विधानमंडल कानून बनाकर राज्यपाल के कर्तव्यों का क्या कर सकता है, विस्तार कर सकता है। यह अनुच्छेद कौन सा, 162। तो हमने राज्यपाल टॉपिक के अनुच्छेद पूरे कर लिए, राज्यपाल टॉपिक के क्या कर लिए, अनुच्छेद पूरे। अभी राज्यपाल पूरा नहीं हुआ है, राज्यपाल टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन राज्यपाल टॉपिक के अनुच्छेद पूरे हो गए। राज्यपाल कहां से शुरू होता है, 153 से 162 तक, 153 से लेके कहां तक, 162 तक। 153 में याद करो क्या है, राज्यपाल का पद। 154 में राज्यपाल की शक्तियां, 155 में उसकी क्या है, नियुक्ति, ठीक है। 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यता, 158 में यदि बात करें सेवा शर्तें, 159 में शपथ, 160 में कुछ आकस्मिकताओं में कर्तव्यों का विस्तार, ठीक है, और 161 में समाधान की शक्ति, और 162 में उसके कार्यपालिका कर्तव्यों का विस्तार। और यदि ऐसे भी याद नहीं हुआ अभी तक, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, ठीक है। राज्यपाल क्यों बनाया जाए, पावर आती है, मैंने कहा बना तो देंगे, लेकिन एक शर्त है, शर्त ये कि आपको शपथ लो तब कहना पड़ेगा कि मैं अपने कर्तव्यों का विस्तार स्वयं मुख्यमंत्री की तरह करूंगा। बताओ याद है या नहीं, ठीक है। तो ये राज्यपाल के अनुच्छेद अपने क्या हो गए पूरे, राज्यपाल टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी तो आपका 30% हुआ, बहुत बड़ा टॉपिक है राज्यपाल, इतनी डिटेल से पढ़ेंगे कि उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, राज्यपाल के अनुच्छेद अपने पूरे कर लिए। 153 से शुरुआत की थी और 162 तक राज्यपाल के अनुच्छेद पूरे हो गए, ठीक है। तो ये तो राज्यपाल के अनुच्छेद पूरे हो गए, लेकिन राज्यपाल के कुछ और भी अनुच्छेद है जिनका आपके बारे में पता होना चाहिए। राज्यपाल के कुछ और भी अनुच्छेद है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो राज्यपाल के कुछ अन्य अनुच्छेद भी देख लेते हैं। राज्यपाल संबंधी अन्य अनुच्छेद, राज्यपाल संबंधी अन्य अनुच्छेद, राज्यपाल संबंधी अन्य अनुच्छेद। राज्यपाल संबंधी कुछ अन्य अनुच्छेदों की यदि बात करें तो देखिए, एक अनुच्छेद आता है 163। 163 में भी दो आर्टिकल है, 163 फर्स्ट और 163 सेकेंड। 163 में भी दो आर्टिकल है, 163 फर्स्ट और 163 सेकेंड। देखिए 163 फर्स्ट में क्या लिखा है, राज्यपाल के सलाह के लिए, राज्यपाल की सलाह के लिए, सलाह हेतु राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। राज्यपाल की सलाह हेतु राज्य मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल की सलाह के लिए क्या होती है, राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। अब देखिए, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, और मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकता। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, मंत्रियों ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकता। यह भी आपको ध्यान में रखना है। मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती, इसकी न्यायपालिका जांच नहीं कर सकती। तो राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में, 163(1) में है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, वो किस अनुच्छेद में, 74 में है। इसी प्रकार राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है, ये किस अनुच्छेद में, 163(1) में है। लेकिन राज्यपाल कुछ मामलों में
मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं, वो संविवेक से निर्णय भी ले सकता है। तो राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति किस अनुच्छेद में? 163(2) में है। ठीक है, इसमें राज्यपाल की क्या है? संविवेकीय शक्ति का उल्लेख है। इसमें राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति का उल्लेख है। तो मैंने कहा राज्यपाल कुछ मामलों में अपने विवेक से निर्णय ले सकता है। तो ये बात कहां लिखी है कि राज्यपाल अपने विवेक से या संविवेक से निर्णय ले सकता है। इस शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 163(2) में। तो 163 में 2 आर्टिकल हो गए। 163 फर्स्ट में लिखा है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, अब राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति किस है? तो राज्यपाल की संविवेकीय शक्ति किस अनुच्छेद में? 163(2) में। संविधान में उल्लेख मिलता है, इसलिए ये राज्यपाल की संवैधानिक संविवेकीय शक्ति। कैसी है? संवैधानिक संविवेकीय शक्ति है। तो ये तो हो गया एक आर्टिकल 163। 164 में आता मुख्यमंत्री। 163 पढ़ लिया जिसमें मंत्रिपरिषद है। 164 में क्या था? मुख्यमंत्री का पद। तो अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री है, तो वो तो अलग टॉपिक हो गया। 165 में क्या आता है? महाधिवक्ता। क्या आता है? महाधिवक्ता आता है। एडवोकेट जनरल, वो भी एक अलग टॉपिक है। तो 164 और देखो 162 पढ़ा था राज्यपाल, 162 तक। 163 में भी पढ़ लिया। 164 में मुख्यमंत्री है, 165 में महाधिवक्ता। ये दोनों अलग टॉपिक है, तो अलग से पढ़ेंगे इन टॉपिकों को। 166 एक आर्टिकल है जो राज्यपाल से रिलेटेड है। किससे? राज्यपाल से। एक आर्टिकल है 166 जो राज्यपाल से रिलेटेड है। 166 ये आर्टिकल भी किससे रिलेटेड है? राज्यपाल से रिलेटेड है। किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, किसी भी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यपाल के नाम से की जाती है। तो किसी भी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो कार्यपालिका के जितने भी काम है, जितनी भी कार्रवाई हैं, वो राज्यपाल के नाम से होगी। तो किसी भी राज्य की समस्त जो कार्यपालिका कार्रवाई है वो किसके नाम से होती है? राज्यपाल के नाम से भी होती है। देखिए, राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन है तो नियम भी बनाता है। इसी में लिखा है राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन है तो नियम बनाता है। नियम बनाते हैं। तो राज्यपाल है, मंत्रियों में कार्य आवंटन है तो क्या बनाता है? नियम बनाता है। तो मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। और ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पूछते हैं कि राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन है तो नियम बनाता है। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 166 में। तो ये राज्यपाल से रिलेटेड है, इसलिए हमने देखा कौन सा आर्टिकल 166 जो राज्यपाल से रिलेटेड है। किसे? बिल्कुल भजनलाल जी, बिल्कुल आपके पीडीएफ डाल दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। चलिए नेक्स्ट 167। इसमें लिखा है, वैसे तो इसमें मुख्यमंत्री से रिलेटेड ज्यादा ये अनुच्छेद। इसमें देखो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे। तो यहां राज्यपाल से कैसे? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में? 167 में। बहुत बार पूछा गया। मुख्यमंत्री पढ़ेंगे ना तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है, मांगने पर या बिना मांगे। 3 प्रकार की सूचना। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। ठीक है, कार्यपालिका संबंधी, विधायिका संबंधी। ठीक है, कार्यपालिका प्रशासनिक संबंधी, विधायी संबंधी, और किसी एक मंत्री ने निर्णय लिया बाकी ने नहीं लिया तो ये मुख्यमंत्री में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ राज्यपाल टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल से यह अनुच्छेद कैसे संबंधित है? ठीक है, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। सूचना मांग सकता है। राज्यपाल है, मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। ठीक है, और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं। राज्यपाल किससे सूचना मांगता है? मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वे राज्यपाल को सूचना दे। वे राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे।
मांगने पर या बिना मांगे, मांगने पर या बिना मांगे। तो ध्यान, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे। किसको सूचना दे? राज्यपाल को। इसलिए यह आर्टिकल राज्यपाल से रिलेटेड भी है और मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तो ये भी मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी किस अनुच्छेद में? 167 में। क्या कर्तव्य है? कि वह राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना। राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है, ठीक है, और बिना मांगे। यदि राज्यपाल सूचना मांग भी सकता है तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग भी सकता है। ये सारी बातें किस आर्टिकल में? 167 में, ठीक है। मुख्यमंत्री समय और इसे डिटेल से पढ़ेंगे। और कौन सा आर्टिकल है जो राज्यपाल से रिलेटेड है? अध्यादेश जारी करना 213, वो नहीं बताऊंगा, वो अपन शक्तियों में पढ़ेंगे। वो किसमें पढ़ेंगे? विधायी शक्ति, न्यायिक, कार्यपालिका, इनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करना 213, वो सब इसमें आ जाएगी। अभी ऐसे आर्टिकल जो राज्यपाल से और रिलेटेड है, जैसे एक आर्टिकल है 356। कौन सा? 356 की यदि बात करें, याद करो आपातकाल। आपातकाल का उल्लेख भाग 18 में है और अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से लिए। 3 प्रकार का आपातकाल होता है। 352 में पूरे राष्ट्र में लगता है राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है, और राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 1967, 1977, 1980, 1992, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो बताओ अनुच्छेद 356 में क्या लिखा है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो देखो तो लिखित में सलाह कौन देता है राष्ट्रपति को? तो राज्यपाल देता है। तो ये राज्यपाल का ही, राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल है। यहां क्या होता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राज्यपाल लिखित में सलाह भेजता है। किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति राष्ट्रपति शासन की क्या करता है? घोषणा करता है। तो बताओ राज्यपाल लिखित में सलाह भेजता है, इसलिए यह अनुच्छेद राज्यपाल से रिलेटेड है, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में है क्या है? राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कहां लगता है? राज्य में। राष्ट्रपति शासन और लगता कहां है? राज्य में। राज्य में लगता है, राज्य में। और किस में लगता है? राज्य में लगता है। किसमें लगता है? राज्य में लगता है। तो देखिए क्या है अनुच्छेद 300? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर, राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता कौन है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी लिखित सलाह पर? राज्यपाल की लिखित सलाह। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो बताओ राष्ट्रपति को यह सूचना भेजता कौन है? राज्यपाल भेजता। कौन भेजता है? राज्यपाल भेजता है कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र क्या हो गया? विफल हो गया। तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो बताओ राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 356 में। और ये कब लगता है? जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। और इसके लिए रिपोर्ट कौन भेजता है? राज्यपाल। किसको? राष्ट्रपति को। और फिर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है। तो ये राज्यपाल लिखित में रिपोर्ट भेजता है। तो ये अनुच्छेद राज्यपाल से रिलेटेड। किसे? राज्यपाल से। एक लास्ट आर्टिकल है जो राज्यपाल से रिलेटेड है, और आज की क्लास का समय भी हो गया है। चलिए अनुच्छेद 361, ये बहुत पूछा जाता है। 361 में क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार। राष्ट्रपति, राज्यपाल को पहले क्या बोलते थे? तो राज्यपाल को पहले किस नाम से जानते थे? तो राज्यपाल को 1956 से पहले राजप्रमुख के नाम से जानते थे, क्योंकि राजप्रमुख का नाम बदलकर राज्यपाल 1956 में किया गया था। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल की उन्मुक्तियां का मतलब होता है छूट, की उन्मुक्तियां मतलब छूट, वे विशेषाधिकार। ये एग्जाम बहुत पूछा गया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में? 361 में। बहुत बार पूछा गया है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 361 में। यह भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूरा पूछा जाता है। देखिए क्या विशेषाधिकार है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक पद पर रहते हैं उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। जब तक वो पद पर है, कार्यकाल उनका चल रहा है, तब तक उनको कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता।
किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में उनके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, आपराधिक मुकदमा तो बिल्कुल भी नहीं चलाया जा सकता। हाँ, सिविल कार्रवाई चलाई जा सकती है, लेकिन 2 महीने पूर्व उनको सूचना देनी पड़ती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर हेतु क्या विशेषाधिकार है वो देख लो। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति व राज्यपाल को पद पर रहते हुए, जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल पद पर है, राष्ट्रपति राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब तक वो पद पर है तो किसी भी न्यायालय में मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। जब मुकदमा ही नहीं चलाया जा सकता तो बताओ गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। तो पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तथा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता गिरफ्तार नहीं किया जा सकता तथा न्यायिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपराधिक, ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया जाता है आपराधिक, या कह सकते हैं अपन आपराधिक कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकती। आपराधिक मुकदमा, ध्यान रखना, पद के दौरान आपराधिक को क्या बोलते हैं? फौजदारी। आपराधिक यानी फौजदारी कार्यवाही नहीं की जा सकती। आपराधिक कार्रवाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन सिविल बोलते हैं न्यायिक। देखो, आपराधिक यानी फौजदारी, सिविल यानी दीवानी बोलते हैं, इसको दीवानी भी बोल सकते हैं। सिविल को बोलते हैं दीवानी। लेकिन सिविल कार्रवाई चला सकते हो, शुरू की जा सकती है। सिविल कार्रवाई आप चला सकते हो, की जा सकती है 60 दिन का मतलब 2 महीने, 60 दिन की पूर्व सूचना देकर। यदि आपको सिविल कार्रवाई भी शुरू करनी है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध, तो 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। 60 दिन की पूर्व सूचना, 60 दिन आपको पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यह है आर्टिकल कौन सा? 361। इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए कुछ छूट दी गई है। ठीक है, हाँ, कार्यवाही ऐसे लिखा जाता है, क्या समझिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां अपन उसी पे अपन बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे हमने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए, ठीक है, कुछ छूट मिली है, कुछ विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार और छूट किस आर्टिकल में? 361 में, कि उनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया सकता, आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकता। हाँ, सिविल कार्रवाई चला सकते हैं, लेकिन 2 महीने की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। तो ये थे राज्यपाल से रिलेटेड आर्टिकल्स। ठीक है, राज्यपाल से रिलेटेड एक तो 153 से 162 तक पढ़े, फिर 163 में 2 है, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में राज्यपाल को सलाह देने के लिए आपको पता है राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। सेकंड में राज्यपाल की संवैधानिक सभी कह सकती है। फिर 166 में देखा कि राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं और वो मंत्री में कार्य आवंटन है तो नियम बनाता है। ठीक है, 167 में देखा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है। चलिए, तो हमने कहा कि राज्यपाल मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है और मुख्यमंत्री का भी कर्तव्य बनता है कि राज्यपाल को सूचना दे, मांगने पर या बिना मांगे, अनुच्छेद 167 में। फिर हमने एक और आर्टिकल पढ़ा आपको 356 कि राष्ट्रपति शासन, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, विफल हो जाता है। ठीक है, तो बताओ राज्यपाल के लिखित सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और एक 361 जिसमें राज्यपाल के विशेषाधिकार और छूट है, साथ राष्ट्रपति के भी है। तो ये थे राज्यपाल से रिलेटेड कुछ अन्य आर्टिकल्स भी। ठीक है, तो ये सेशन अपना आर्टिकल्स वाला कंप्लीट होता है। कल से अपन राज्यपाल की शक्तियां पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। ठीक है, और हमने देखा था, ठीक है, कार्यपालिका शक्ति और संविधायिक शक्ति, इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं कल। ठीक है, तो कल तैयार रहना विधायी शक्तियों के लिए। विधायी शक्तियों की अपन कल शुरुआत करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।